Hello, students. We are doing the 12th chapter, that is biotechnology and its applications. Students, in my previous lecture, I have discussed on the applications of biotechnology in agriculture, and today we will be discussing on the applications of biotechnology in medicine. So our today's topic is applications of biotechnology in medicine. स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी जो है उसकी बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है मेडिसिन में, कैसे डिजीज़ेस को डायग्नोस करने में एंड इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स. कई मेडिसिन्स, कई हार्मोन्स जो हैं वो विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सिंथेसाइज किए जा रहे हैं. Students, we all know what are genetic disorders. Genetic disorders, they are developed either due to the lack of genes or due to the defective genes या mutated genes. तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से स्टूडेंट्स जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं उन्होंने उन जीन्स को आइडेंटिफाई किया है जिनकी म्यूटेशन से जेनेटिक डिजीजेस या जेनेटिक डिसऑर्डर्स डेवलप हो रहे हैं. तो इस डिस्कवरी ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है इन दी डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज़. किस तरीके से हम डिजीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे उस डिजीज़ को ट्रीट किया जा सके, करेक्ट किया जा सके, और किस तरीके से हम म्यूटेशन को प्रिवेंट करके आगे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जेनेटिक डिसऑर्डर्स. बिकॉज वी ऑल नो कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं दे रन इनटू दी फैमिलीज. So students, today we will be discussing in detail what are the applications of biotechnology in medicine. स्टूडेंट्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है दैट इज़ वेरी मच हेल्पफुल इन दी मास प्रोडक्शन. लार्ज स्केल प्रोडक्शन हम कर सकते हैं सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेराप्यूटिक ड्रग्स. कई मेडिसिन्स, सेफ मेडिसिन्स, इफेक्टिव मेडिसिन्स जो हैं विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर की जा सकती हैं. प्रोडक्ट्स फ्रॉम द नॉन ह्यूमन सोर्सेज, कोई भी पर्टिकुलर सपोज कि हम अगर हम इंसुलिन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इंसुलिन जो है वो विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो सिंथेसाइज किया जा रहा है. बट पहले ये इंसुलिन जो था फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स, ये इसका जो सोर्स था दैट वाज नॉन ह्यूमन सोर्स. स्लटेड एनिमल्स में से ये इंसुलिन जो है वो लिया जाता था और उसे डायबिटिक पेशेंट्स को दिया जाता था. तो उससे कई अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज डेवलप होते थे इन द डायबिटिक पेशेंट्स. बट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो इंसुलिन सिंथेसाइज किया गया है, इट इज मच मोर सेफ एंड इट इज मच मोर इफेक्टिव विद जीरो साइड इफेक्ट्स. सो एट प्रेजेंट स्टूडेंट्स 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स अप्रूव हुए हैं, जिसमें से 12 जो हैं दे आर बीइंग मार्केटेड इन इंडिया. सो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन में हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं. पहला है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, दूसरा है जीन थेरेपी, और तीसरी चीज़ है मॉलिकुलर डायग्नोसिस. तो तीनों फील्ड्स में बायोटेक्नोलॉजी जो है उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं. पहला स्टूडेंट्स, इंसुलिन. वी ऑल नो कि बीटा सेल्स ऑफ इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो हैं दे फॉर्म अ हार्मोन विच इज़ नोन एज इंसुलिन. ठीक है, ये हार्मोन क्या करता है स्टूडेंट्स? दिस हार्मोन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. ये हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल करके रखता है. कैसे कि ब्लड ग्लूकोज जो है उसे कन्वर्ट करता है इनटू ग्लाइकोजन, और ये ग्लाइकोजन जो है स्टूडेंट्स वो हमारे लीवर में स्टोर्ड हो जाता है. तो अगर इस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए तो स्टूडेंट्स होगा क्या कि ग्लूकोज जो है इट विल नॉट बी एबल टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू ग्लाइकोजन, जिसके कारण ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा एंड इट विल लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज विच इज नोन एज डायबिटीज. सो इंसुलिन जो है स्टूडेंट्स वो इन डायबिटिक पेशेंट्स को दिया जाता है टू मैनेज दी डायबिटीज़. अब इंसुलिन स्टूडेंट्स पहले जो था कि डायबिटिक पेशेंट्स को इंसुलिन किस तरीके से दिया जाता था, दिस इंसुलिन वॉज टेकन फ्रॉम द पेनक्रियाज ऑफ स्लटेड एनिमल्स लाइक कैटल एंड पिग्स. बट ये जो इंसुलिन जो डायबिटिक पेशेंट्स को दिया जा रहा था, दिस वॉज कॉजिंग एलर्जी एंड अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस टू दी फॉरेन प्रोटीन्स. तो ये एक फॉरेन प्रोटीन है जो इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट्स इंजेक्ट कर रहे हैं, दिस इज़ अ फॉरेन प्रोटीन. तो जो डायबिटिक पेशेंट का इम्यून सिस्टम था वो इस फॉरेन प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता था, एंड दिस पर्टिकुलर फॉरेन प्रोटीन दैट इज इंसुलिन, इट वॉज नॉट एबल टू वर्क इट सेल्फ प्रॉपरली विद इन दी डायबिटिक
पेशेंट्स। तो कई तरीके की प्रॉब्लम्स थी, प्लस ये भी देखा गया है स्टूडेंट्स की जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनका जो नंबर है दैट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो ये जो इंसुलिन जो एक्सट्रैक्ट किया जाता था फ्रॉम दी स्लॉटर्ड एनिमल्स, इट वॉज नॉट एनफ टू करेक्ट दी this particular disease. So now with the help of recombinant DNA technology, students, it is possible to produce the human insulin using bacteria. So with the help of bacteria, insulin, it has been made in large quantities and it is more than enough for treating the diabetes all over the world. स्टूडेंट्स अगर हम इंसुलिन की स्ट्रक्चर देखें तो इंसुलिन जो है दैट इज़ प्रोटीनेशियस हार्मोन, ये प्रोटीन्स का बना हुआ है एंड प्रोटीन्स वी ऑल नो दे आर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। सो इंसुलिन में दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, ए एंड बी चेन्स। देर आर टू चेन्स, ए एंड बी चेन्स, एंड बोथ दी चेन्स दे आर लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ठीक है, सो दोनों चेन्स आपस में लिंक्ड होती हैं बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। इन मैमल स्टूडेंट्स, ये जो इंसुलिन सिंथेसाइज होता है हमारी बॉडी में, जो इंसुलिन सिंथेसाइज हो रहा है वो इस फॉर्म में सिंथेसाइज नहीं हो रहा। एक्चुअल जो फंक्शनल इंसुलिन की जो स्ट्रक्चर है, फंक्शनल इंसुलिन की स्ट्रक्चर में दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं और ये दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में अटैच्ड हैं बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। बट जो इंसुलिन हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है इन इनिशियल स्टेजेस, इट इज़ सिंथेसाइज एज प्रो इंसुलिन और प्रो हार्मोन। ठीक है, तो उसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच प्रेजेंट होता है पॉलीपेप्टाइड का, तो फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के टाइम होता क्या है स्टूडेंट्स की, जो एक्स्ट्रा स्ट्रेच है, जो सी पॉलीपेप्टाइड पार्ट है, दैट इज रिमूव्ड एंड द प्रो इंसुलिन इट इज चेंज इनटू insulin. So the pro-hormone, it contains an extra stretch called the C-peptide. This is removed during the maturation into the functional form of the insulin. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लियरली जो है देखो ये पता लगेगा, तो हमारी बॉडी में जो इंसुलिन सिंथेसाइज हो रहा है दैट इज सिंथेसाइज इन अर्लियर स्टेजेस में कैसे सिंथेसाइज होता है, प्रो इंसुलिन। ठीक है, ये प्रो इंसुलिन जो है हम ये कह सकते हैं कि इनएक्टिव फॉर्म है इंसुलिन का, इसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच जो है वो प्रेजेंट है पॉलीपेप्टाइड का, एंड दिस एक्स्ट्रा स्ट्रेच इज द सी पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये प्रो इंसुलिन जो है इसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है। जब इसकी प्रोसेसिंग हो रही है स्टूडेंट्स, तो ये तीनों चेन्स जो है वो सेपरेट होती हैं। सी जो पेप्टाइड पार्ट है, पॉलीपेप्टाइड पार्ट है, दिस इज रिमूव्ड एंड द ए एंड बी चेन्स दे जॉइन विद वन अनदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस, एंड इन दिस वे स्टूडेंट्स जो प्रो इंसुलिन है वो चेंज हो जाता है इनटू द फंक्शनल फॉर्म ऑफ इंसुलिन विच इज द इंसुलिन। नाउ नेक्स्ट, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। देखो स्टूडेंट्स, पहले अभी बताया कि पहले जो इंसुलिन था वो स्लॉटर्ड एनिमल्स में से एक्सट्रैक्ट किया जाता था एंड दैट वाज गिवन टू द डायबिटिक पेशेंट्स। बट उससे डायबिटिक पेशेंट्स में कई प्रॉब्लम्स आ रही थी, एलर्जी की प्रॉब्लम आ रही थी, कई साइड इफेक्ट्स आ रहे थे और हमारे मतलब एथिकल इश्यूज भी थे। नो वन विल प्रेफर कि किसी एनिमल का, कोई भी इंसान जो है वो ये प्रेफर नहीं करेगा कि उसके अंदर किसी जानवर का जो है कोई प्रोडक्ट जो है वो इंजेक्ट किया जाए। सो देयर वर मेनी एथिकल इश्यूज ऑल्सो। तो इन 1983 में स्टूडेंट्स, एली लिली कंपनी है अमेरिका की, उसने 2 DNA सीक्वेंसेस प्रिपेयर किए करस्पॉन्डिंग टू द ए एंड बी चेन्स ऑफ द ह्यूमन इंसुलिन। वी ऑल नो स्टूडेंट्स कि हमारे में ये जो है इंसुलिन एक्चुअली है तो एक प्रोटीन है, एंड दिस प्रोटीन दैट इज फॉर्म्ड, इसकी इंफॉर्मेशन एक्चुअली है किसके पास है, डीएनए है। डीएनए मैसेंजर आरएनए फॉर्म करता है और फिर मैसेंजर आरएनए क्या फॉर्म कर रहा है, प्रोटीन फॉर्म करता है। तो इंसुलिन जो है दैट इज अ प्रोटीन। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने किया क्या स्टूडेंट, साइंटिस्ट ने ये जो इंसुलिन है इसकी ये जो 2 चेन्स हैं इनके करस्पॉन्डिंग डीएनए सीक्वेंसेस प्रिपेयर्ड किए और इन डीएनए सीक्वेंसेस को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इनटू द होस्ट सेल दैट इज द ई कोलाई विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स। एंड व्हाट आर द वेक्टर्स, प्लाज्मिड्स आर दी वेक्टर्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स 2 चेन्स जो हैं वो सिंथेसाइज हुई, ए एंड बी चेन दैट वाज सिंथेसाइज, एंड बोथ दिस ए एंड बी चेन्स दे वर लिंक्ड टुगेदर बाय द डाइसल्फाइड ब्रिजेस, एंड इन दिस वे स्टूडेंट्स अ फंक्शनल इंसुलिन दैट वाज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ व्हाट, बायोटेक्नोलॉजी। तो स्टूडेंट्स हम इसको डायग्राम से देखो स्टडी करते हैं। तो साइंटिस्ट व्हाट दे हैव डन, साइंटिस्ट ने
डीएनए सीक्वेंसेस जो है ए चेन का और बी चेन का जो है वो प्रिपेयर कर लिया है। अब ये ए चेन जो है वो उन्होंने इंसर्ट की इनटू द होस्ट सेल दैट इज़ द ई कोलाई विद द हेल्प ऑफ द प्लाज्मिड। इस तरीके से बी डीएनए जो है दैट वाज आल्सो इंसर्टेड इनटू द ई कोलाई विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मिड्स। सो ये होस्ट सेल्स ने किया क्या स्टूडेंट्स, दे फॉर्म द करस्पॉन्डिंग पॉलीपेप्टाइड चेन्स। बी ने बी पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म की और ए डीएनए सीक्वेंस ने ए पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म की, एंड both of these polypeptide chains they were then joined together by disulfide bridges। और इस तरीके से स्टूडेंट्स इंसुलिन की फॉर्मेशन हुई, और ये इंसुलिन जो सिंथेसाइज किया जा रहा है दिस इज नोन बाय द नेम ह्यूमिलिन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ह्यूमिलिन कहते हैं, humulin. This is known as what? Humulin. So on 5th July 1983, Eli Lilly company launched the first genetically engineered human insulin which is known by the name Humulin। और ये जो recombinantly formed insulin है, this is having no side effects and this is more than enough to correct the diabetes disorder in the patients। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की इन मेडिसिन दैट इज़ द जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी क्या है? थेरेपी एक कलेक्शन है मेथड्स का विच अलाउज करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट दैट हैज़ बीन डायग्नोस्ड इन अ चाइल्ड और अ एम्ब्रियो। स्टूडेंट्स हमने कई जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़े हैं, हमने देखा कि वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्यों हैं, आइदर या तो जीन एब्सेंट है, उसके अंदर वो जीन है ही नहीं है, और वो जीन एक पर्टिकुलर जो है एंजाइम फॉर्म कर रही थी, वो एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन फॉर्म कर रहा था, तो जीन ना होने के कारण वो एंजाइम नहीं बन पाई, और एंजाइम ना होने के कारण वो पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो नहीं हो रहा, और डिसऑर्डर्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं इन दी पेशेंट्स। तो या तो जीन एब्सेंट है, या अगर जीन प्रेजेंट है तो दैट जीन इज नॉन फंक्शनल, इट इज़ नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली। तो जीन थेरेपी के थ्रू स्टूडेंट्स किया क्या जाएगा कि जिन पेशेंट्स के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनके अंदर करेक्ट जीन जो है वो ऐड की जाएगी। सो करेक्शन ऑफ अ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ अ नॉर्मल जीन। नॉर्मल जीन जो है वो इंसर्ट की जाएगी इंडिविजुअल्स के अंदर और एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन एंड कंपनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन। अगर जीन एब्सेंट है तो हमने नॉर्मल जीन जो है वो इंसर्ट कर दी है, और अगर जीन नॉन फंक्शनल है दैट इज नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली तो भी हमने नॉर्मल जीन उसके अंदर इंसर्ट कर दी है। सो इट इज कंपनसेटिंग फॉर द नॉन फंक्शनल जीन। तो जीन थेरेपी के थ्रू स्टूडेंट्स देखो कितनी अच्छी एप्लीकेशन है कि अगर किसी पर्सन के अंदर हम ये सोचते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं वो करेक्ट नहीं किए जा सकते, वो ठीक नहीं किए जा सकते बिकॉज उनके अंदर जीन्स ही एब्सेंट हैं, उनके अंदर जीन्स ही नॉन फंक्शनल है, बट बायोटेक्नोलॉजी इज फाइंडिंग इट्स वे इन करेक्टिंग द जेनेटिक डिसऑर्डर्स कि हम अगर करेक्ट जीन जो है वो इंसर्ट कर दें पेशेंट्स के अंदर तो उन जेनेटिक डिसऑर्डर्स को भी करेक्ट किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ जीन थेरेपी। स्टूडेंट्स जो पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी है दैट वाज गिवन टू अ 4-year-old गर्ल विद एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, एडीए डेफिशिएंसी से स्टूडेंट्स डिजीज़ डेवलप होती है SCID। तो पहला जो क्लिनिकल जीन थेरेपी है 1990 में वो दी गई थी टू अ 4-year-old गर्ल जिसके अंदर ADA डेफिशिएंसी थी। तो उसके अंदर ADA को फॉर्म करने वाली जीन जो है वो इंसर्ट की गई उसका ये पर्टिकुलर जेनेटिक डिसऑर्डर करेक्ट करने के लिए। तो ये जो ADA डेफिशिएंसी होती है दिस इज कॉज्ड ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडिनोसिन डीएमिनेज। ठीक है, तो जीन जो है वो डिलीट हो गई है फॉर द एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, और ये एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है हमारे इम्यून सिस्टम की। तो कोई हमें पता है कि कोई भी जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो अगर उनमें एंजाइम्स जो हैं वो नॉन फंक्शनल हैं तो वो पर्टिकुलर जो एंजाइम है स्टूडेंट्स दैट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द DNA और इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द जीन। तो अगर किसी के अंदर कोई
पर्टिकुलर एंजाइम नॉन फंक्शनल है, इट मीन्स उसमें या वो जो जीन है वो या तो नॉन फंक्शनल है या वो जीन एब्सेंट है। जीन वो पर्टिकुलर एंजाइम जो है वो फॉर्म नहीं कर पा रही, और वो एंजाइम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करवा रहे हैं हमारी बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, एक जीन एक पर्टिकुलर एंजाइम बना रही है और वो जीन जो है वो सपोज ए को बी में कन्वर्ट कर रही है। तो अगर जीन एब्सेंट है या जीन नॉन फंक्शनल है तो स्टूडेंट्स वो पर्टिकुलर एंजाइम जो है वो फॉर्म नहीं हो पाएगी, ए जो है वो बी में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। हो सकता है ए जो है वो कोई टॉक्सिक प्रोडक्ट है और वो अपने आप को नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एंजाइम। तो अगर ये एंजाइम एब्सेंट है तो ए एक्यूमुलेट हो जाएगी, इट विल नॉट एबल टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू बी फॉर्म। तो टॉक्सिसिटी बॉडी के अंदर एनहांस हो जाएगी और कोई पर्टिकुलर जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो ये जो पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी है वो एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल को दी गई थी विद एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, एंड इट इज कॉज्ड ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर द एडिनोसिन डीएमिनेज। और इसका ट्रीटमेंट जो है स्टूडेंट्स नॉर्मली जो है, मतलब बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने ये जो जीन थेरेपी जब निकाली थी, इससे पहले स्टूडेंट्स इस डिजीज़ को कैसे ट्रीट किया जाता था, बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन या फिर एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, एंजाइम जो है वो इंसर्ट की जाती थी, इंजेक्ट की जाती थी फंक्शनल एंजाइम इनटू द बॉडी ऑफ द पेशेंट्स। बट ये जो वे था ट्रीटमेंट का, इट वाज नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव। ठीक है, मतलब कंप्लीटली हम क्योर नहीं कर सकते थे विद दीज मैथड्स दिस पर्टिकुलर जेनेटिक डिसऑर्डर। तो स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजिस्ट की हेल्प से, जीन थेरेपी की हेल्प से इस डिजीज़ को कंप्लीटली क्योर करने की कोशिश की गई है। अब क्या जाता है स्टूडेंट्स, इस डिजीज़ में जो लिम्फोसाइट्स हैं वो पेशेंट के बोन मैरो में से कलेक्ट किए जाते हैं, उनकी कल्चरिंग की जाती है और उन लिम्फोसाइट्स में जो फंक्शनल एडीए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है वो इंसर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ वेक्टर कॉल्ड रेट्रोवायरस। ठीक है, तो रेट्रोवायरस वेक्टर की हेल्प से एडीए जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है वो पेशेंट्स के लिम्फोसाइट्स के अंदर इंसर्ट किया जाएगा और अगेन वो लिम्फोसाइट्स दोबारा पेशेंट की बॉडी में दोबारा इंसर्ट कर दिए जाते हैं। एंड दिस शुड बी पीरियोडिकली रिपीटेड बिकॉज जो लिम्फोसाइट्स हैं वो इमॉर्टल नहीं है, लिम्फोसाइट्स मॉर्टल हैं, कुछ टाइम के बाद उनकी जो है वो डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए ये मेथड जो है ये बार बार रिपीट किया जाता है। बट स्टूडेंट, अगर हम एडीए जीन जो है from bone marrow is induced into cells at early embryonal stage, अगर हम अर्ली एम्ब्रियोनल स्टेज में ही एडीए जीन को इंसर्ट कर दें इनटू द बोन मैरो सेल्स, देन इस डिजीज, दिस पर्टिकुलर डिजीज, इट कैन बी कंप्लीटली क्योर्ड। इसे हम पूरी तरीके से क्योर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो किया क्या जा रहा है इसमें। सो दिस इज द कॉपीज ऑफ द फंक्शनल एडीए, सपोज दिस इज द एडीए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, तो किया क्या गया स्टूडेंट्स, जीन को इंसर्ट किया गया है इनटू द वायरल डीएनए। तो ये जो हमारा फॉरेन डीएनए है, इस फॉरेन डीएनए को हमने, जो हमारा वेक्टर है जिसने हमारी इस जीन को लेके जाना है इनटू द होस्ट सेल, हमने उसके साथ इसको अटैच कर दिया। तो ये देखो हमने वायरस के अंदर अपनी जो एडीए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है वो इंसर्ट कर दिया है। अब हमने किया क्या, पेशेंट के बोन मैरो में से हमने लिम्फोसाइट्स को रिमूव किया, फिर हमने यहाँ पे देखो कल्चर मीडिया तैयार किया। इस कल्चर मीडिया में हमने लिम्फोसाइट्स भी रखे हैं, प्लस हमने अपना ये वेक्टर विद द फंक्शनल एडीए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए वो इकट्ठे जो है उनकी कल्चरिंग की। हुआ क्या कि ये जो रेट्रोवायरस है इसने हमारा ये जो फॉरेन डीएनए है, एडीए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, इसे लिम्फोसाइट्स के अंदर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, so patient sample target cells they are now genetically altered। तो पेशेंट का जो हमने टारगेट सेल्स लिए थे, लिम्फोसाइट्स लिए थे, उनके अंदर देखो हमारा जो फंक्शनल ये एडीए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है वो हमने इंसर्ट कर दिया और फिर इन लिम्फोसाइट्स को हमने दोबारा पेशेंट के बोन मैरो के अंदर इंसर्ट कर दिया। सो इनसाइड द बॉडी ये जो जेनेटिकली ऑल्टर्ड लिम्फोसाइट्स हैं ये अब डिजायर्ड प्रोटीन्स एडीए एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम जो है वो फॉर्म करेंगे, एनकोडेड बाय द थेराप्यूटिक डीएनए। तो ये एक्स वीवो है, एक्स वीवो जीन थेरेपी है। एक्स वीवो मीन्स आउटसाइड द
बॉडी, ठीक है, हमने बॉडी के बाहर हमने लिम्फोसाइट्स को बॉडी में से एक्सट्रैक्ट किया है, रिमूव किया है, और फिर उन लिम्फोसाइट्स के अंदर हमने फंक्शनल एडीए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इंसर्ट किया, और फिर इन लिम्फोसाइट्स को दोबारा पेशेंट की बोन मैरो के अंदर इंसर्ट कर दिया गया। तो ये जीन थेरेपी जो है वो एक्स वीवो है, मीन्स आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लैब में हम जो लिम्फोसाइट्स हैं उनके अंदर फंक्शनल कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फॉर एडीए हम इंसर्ट कर रहे हैं। सो दिस इज द एक्स वीवो जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी की हेल्प से स्टूडेंट्स इस तरीके से जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं उनको करेक्ट किया जा सकता है, विच वॉज टोटली इम्पॉसिबल टू ट्रीट बिफोर दिस बायोटेक्नोलॉजिकल मैथड्स। लास्ट है स्टूडेंट्स मॉलिकुलर डायग्नोसिस। डिजीज़ को डायग्नोस करना अर्ली स्टेज पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हम किसी पर्टिकुलर डिजीज़ को पूरी तरीके से ठीक करना चाहते हैं। बट जो स्टूडेंट्स हमारे कन्वेंशनल मेथड्स हैं डिजीज़ को डायग्नोस करने के, जैसे ब्लड की एनालिसिस करना या यूरिन की एनालिसिस करना, उससे हम किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ को अर्ली डायग्नोस नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर हम अर्ली डायग्नोस करेंगे उतनी जल्दी हम अपना इलाज शुरू करेंगे और हम उस डिजीज़ को ठीक कर सकते हैं। बट कन्वेंशनल मेथड्स की हेल्प से जो डायग्नोसिस है बीमारियों की वो बहुत लेट होती है, जिसके कारण इलाज भी लेट हो जाता है और हम उस पर्टिकुलर डिजीज़ को टाइम पे ठीक जो है वो नहीं कर सकते। बट विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्निक्स दे हैव बिन डेवलप लाइक पीसीआर टेक्निक, एलिजा टेक्निक, जिसकी हेल्प से हम डिजीज़ को अर्ली स्टेज पे डायग्नोस करके प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करके डिजीज़ेस को करेक्ट कर सकते हैं। Presence of a pathogen, students, that is normally suspected only based on the symptoms। ठीक है, मोस्टली होता क्या है कि जब हमारे शरीर में कोई सिम्टम डेवलप होता है किसी बीमारी के लिए, तो हम जो है डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर हमारा जो ब्लड टेस्ट करेगा या यूरिन की एनालिसिस करता है, और फिर हम पैथोजन को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं इन दी ब्लड सैंपल और इन दी यूरिन सैंपल। बट इस टाइम पे स्टूडेंट्स जब सिम्टम डेवलप हो जाते हैं हमारी बॉडी में, और जब हम अपनी एनालिसिस करवा रहे हैं ब्लड की या यूरिन की, तो उस टाइम तक जो कंसंट्रेशन है पैथोजन की दैट इज़ ऑलरेडी वेरी हाई, जिसके कारण इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो है वो नहीं हो सकता। बट विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अ वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ अ बैक्टीरिया, जब हमारी बॉडी में सिम्टम डेवलप नहीं हुए हैं तो हम बहुत लो कंसंट्रेशन जो बैक्टीरिया की है, वायरस की है, उसे डिटेक्ट कर सकते हैं बाय द एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर। स्टूडेंट्स, हमने पीसीआर के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी किया है इन द 11th चैप्टर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और एक बहुत ही फास्टर मेथड है टू एम्प्लीफाई अ डीएनए सैंपल। तो हम कोई अगर बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और वो अभी एंटर किया है और हमारी बॉडी में अभी सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए हैं, तो हम अर्ली अगर डायग्नोस करना चाहते हैं बीमारी का, तो उसके लिए हम पीसीआर टेक्निक यूज़ करते हैं। पीसीआर करेगा क्या स्टूडेंट्स, वो जो बैक्टीरियल डीएनए उसको एम्प्लीफाई कर देगा थोड़े टाइम में, और इस तरीके से हम डिजीज़ को जल्दी डायग्नोस कर लेंगे और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो करवा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, पीसीआर टेक्निक जो है उसका यूज़ क्या है, डिटेक्ट करना एचआईवी इन द सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट्स, टू डिटेक्ट म्यूटेशंस इन जीन्स इन कैंसर पेशेंट्स, म्यूटेशंस को भी डिटेक्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ पीसीआर टेक्निक, and to identify many other genetic disorders, students, the PCR technique that is used. सो पीसीआर टेक्निक में हमें पता है स्टूडेंट्स की कोई डीएनए है उसकी हम एम्प्लीफिकेशन करवा रहे हैं, उसे हम फटाफट जो है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से हम स्मॉल सैंपल जो है डीएनए का दैट कैन बी एम्प्लीफाइड many times. We can make 1 billion copies of that particular DNA in a short period of time with the help of what? With the help of PCR technique. So a single stranded DNA and RNA, जब हमारा DNA सैंपल जो है वो एम्पलीफाई हो गया, अब हमने उसको डिटेक्ट करना है, बिकॉज these DNA they are not visible. So हमने उसको विजिबिलिटी देनी है। कैसे विजिबिलिटी देंगे स्टूडेंट्स? सिंगल स्ट्रैंडेड DNA या RNA टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, जिसको हम प्रोब कहते हैं,
ठीक है, उसको हम हाइब्रिडाइज करेंगे टू द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन ऑफ सेल्स। इट इज़ फॉलोड बाय द डिटेक्शन। फिर ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक की हेल्प से हमारा वो जो प्रोब है जिसको हमने रेडियो एक्टिव बनाया है उसको हमने कॉम्प्लीमेंट्री भी बनाया है टू अ पर्टिकुलर डीएनए जिसको हम डिटेक्ट करना चाहते हैं, जिसकी हम प्रेजेंस देखना चाहते हैं कि वेयर इट इज़ प्रेजेंट। तो वो हमारा जो प्रोब है बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री वो उस पर्टिकुलर डीएनए के साथ जो है वो बेस पेयरिंग कर लेगा और हमने उस प्रोब को रेडियो एक्टिव बनाया है। तो विद द हेल्प ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं वेयर इट इज प्रेजेंट। द क्लोन हैविंग म्यूटेटेड जीन, अगर क्लोन जो है अगर उसमें कोई म्यूटेशन हो गया है इट विल नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंटारिटी विद द म्यूटेटेड जीन। और अगर कोई म्यूटेशन हो गया है सपोज किसी पर्टिकुलर जीन में तो हमारा प्रोब जो है वो उस पर्टिकुलर जीन के साथ बेस पेयरिंग नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम म्यूटेटेड जीन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीसीआर टेक्निक। सो देखो स्टूडेंट्स, पीसीआर टेक्निक के थ्रू हमने देखो क्लिनिकल सैंपल लिया डीएनए का, तो हमने देखो डीएनए को हमने एम्पलीफाई कर लिया। एम्पलीफाई, वी हैव एम्पलीफाइड द टारगेटेड डीएनए। फिर हमने प्रोब्स यूज़ किए और ये प्रोब्स देखो स्टूडेंट्स हमने रेडियो एक्टिव बना दिए हैं। तो ये क्या करेंगे, ये प्रोब्स जो है रेडियो एक्टिव है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। सपोज ये देखो हमने ये रेड वाले डीएनए सैंपल्स हैं, इनको डिटेक्ट करना है। अब ये जो बहुत सारी फ्रेगमेंट्स डीएनए की फॉर्म्ड हो गई हैं हमारे सैंपल के अंदर, बट हम ये वाली जो है रेड वाली इनको डिटेक्ट करना चाहते हैं। तो हमने इनके अगेंस्ट क्या बनाया है स्टूडेंट्स, प्रोब्स बनाए हैं। इन प्रोब्स को हमने रेडियो एक्टिव भी बनाया है, इन प्रोब्स को हमने कॉम्प्लीमेंट्री भी बनाया है टू दीज पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंसेस। तो ये प्रोब्स क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री ये इन डीएनए के साथ जो है वो हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, बेस पेयरिंग कर लेंगे और ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक के थ्रू स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर प्रोब्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर वो जो डीएनए है इट कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ पीसीआर टेक्निक। स्टूडेंट दूसरा जो है इसका मेथड है दैट दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ELISA। यू मस्ट नो द फुल फॉर्म ऑफ दिस, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट अस्से। ELISA जो है स्टूडेंट्स टेस्ट जो है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। स्टूडेंट्स कोई भी फॉरेन एजेंट जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है दैट इज नोन एज एंटीजन, एंड हमारी बॉडी उस एंटीजन से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। तो ये जो ELISA टेक्निक है स्टूडेंट्स ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन के ऊपर बेस्ड है। आइदर हम या तो एंटीजन को डिटेक्ट करेंगे या हम एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ELISA टेक्निक। सो इन्फेक्शन बाय पैथोजन इट कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस, या तो हम एंटीजेंस को डिटेक्ट कर लें या उन एंटीजेंस के अगेंस्ट नेचुरली बॉडी में एंटीबॉडीज भी बने होंगे तो हम या तो एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर लें। तो इस तरीके से हम अर्ली जो है वो हम डायग्नोज कर सकते हैं डिजीज़ को और इस तरीके से इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो है वो किया जा सकता है ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज़। तो स्टूडेंट्स देखो ये डायग्राम दिया गया है, इसमें देखो हमने ब्लड सैंपल लिया और इस ब्लड सैंपल में सपोज दिस इज द एंटीजन विच इज़ प्रेजेंट। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने अपना एक सॉलिड फेस बनाया है, उस सॉलिड फेस में हमने उस एंटीजन का एंटीबॉडी जो है वो इमोबिलाइज किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। तो जब हम अपना ब्लड सैंपल डालेंगे तो नेचुरली वो जो पर्टिकुलर एंटीजन है वो एंटीबॉडी के साथ अटैच हो जाएगा। अब हमने वॉशिंग कर ली ताकि जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो रिमूव्ड हो जाएं। अब हमने स्टूडेंट्स क्या किया है कि एक एंटीबॉडी तैयार किया और उस एंटीबॉडी के साथ हमने एक पर्टिकुलर एंजाइम जो है वो लिंक्ड कर दिया। तो अब जब हम ये एंटीबॉडी डालेंगे तो नेचुरली ये एंटीबॉडी इस एंटीजन के साथ बाइंड कर जाएगा, बट ये एंटीबॉडी जो है इसके साथ हमने स्टूडेंट एक एंजाइम जो है वो जोड़ी है और ये एंजाइम किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे एक्ट करती है और कोई कलर चेंज लेके आएगी। ठीक है, सपोज ये किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे अगर एक्ट कर रही है तो सपोज वो सबस्ट्रेट वाइट है, तो जब ये एंजाइम उस सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगी तो वो जो ए है वो बी में कन्वर्ट हो जाएगा और बी जो है वो कलर्ड है। अब हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने इसके ऊपर सबस्ट्रेट डाल दिया। तो अगर ब्लड में एंटीजन प्रेजेंट है
एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो नेचुरली हमारा ये जो एंटीबॉडी था जिसके साथ हमने एंजाइम को अटैच किया था, वो उस एंटीजन एंटीबॉडी के साथ ज़रूर अटैच हुआ होगा। और जब हम सबस्ट्रेट डालेंगे तो ये पर्टिकुलर एंजाइम जो है स्टूडेंट्स, ये इस सबस्ट्रेट पे एक्ट कर देगी और इस तरीके से एक कलर चेंज डेवलप हो जाएगा। और इस तरीके से स्टूडेंट्स हम एंटीजन या एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके से डिज़ीज़ की अर्ली डायग्नोसिस करके हम उस पर्टिकुलर डिज़ीज़ की प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करके उस पर्टिकुलर डिजीज़ को करेक्ट किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, ये एप्लीकेशंस है पीसीआर और एलिजा की इन दी मॉलिकुलर डायग्नोसिस। बिकॉज यूजुअली जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं डिजीज़ को डायग्नोज करने के, वो यूजुअली ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, या वो उस टाइम इफ़ेक्टिव होते हैं जब पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फैल चुका होता है, जब उस बीमारी को हम मतलब ट्रीटमेंट करने का जो टाइम है वो निकल चुका होता है। तो बट विद द हेल्प ऑफ देखो बायोटेक्नोलॉजी, कई ऐसी टेक्निक्स हमने डेवलप कर ली हैं जिसकी हेल्प से हम उस पर्टिकुलर डिजीज़ को जल्दी जो है वो डायग्नोज करेंगे, ताकि हम उसका टाइम पे ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट कर सकें और उस पर्टिकुलर जेनेटिक डिसऑर्डर को टाइमली जो है वो करेक्ट किया जा सके। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो वी हैव डिस्कस इन डिटेल what are the applications of biotechnology in medicine. I hope students the topic is very well clear to you. So thank you to all.